फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप करते रहिएगा। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आप एनालिसिस की पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। 3 क्वार्टेन एंड 1 कल्प्रिट एंड दैट 1 कल्प्रिट इज जीजी। फ्रांसिस्को पेट्रार्क इज वो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर बिकॉज उन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। शेक्सपियर ने नहीं लिखा, हाँ शेक्सपियर ने नहीं लिखा। वेलकम बैक टू टुडेज वीडियोस एंड आई एम आशुतोष सर। इससे पहले हम सॉइंट नंबर 29 पढ़ें, एक 10 सेकंड का इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप कानपुर से हो, इलाहाबाद से हो, MGKVPU से हो, VBSPU से हो, DDU से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, यानी कि आपके पास टुडेज वीडियोस का व्हाट्सएप नंबर होगा, नहीं है, ये दिख रहा है, ले लीजिए मतलब उसको सेव कर लीजिए और अब मैसेज करके अपना नाम और क्लास ये सब हमें भेज दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपका नंबर मेरे डाटाबेस में सेव है, व्हाट्सएप पे सेव है, तो वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, क्वेश्चन से नोट्स मिलते हैं, प्लस पर्टिकुलर आपका जो है यूनिवर्सिटी का ग्रुप होगा, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें जो है पोल्स मिलते हैं। पोल्स मतलब कि उसमें क्वेश्चन देंगे, उस पर 4-5 ऑप्शन रहेगा, उसमें आप बढ़िया आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप करते रहिएगा, तो सीखते रहेंगे ऑन डेली बेसिस, ठीक है। और लाइव क्लास अगर आपकी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी की, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी लाइव क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, आप मैसेज करके पता कर सकते हैं। इतनी रही है आपके लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाकी अगर ये सॉइंट नंबर 29 आपके सिलेबस में है और ये थ्योरी पेपर में लगा हुआ, नहीं कि इसका जो आपको जो आप पेपर देने जा रहे हो वो थ्योरी में अगर आपको आएगा, तो इसके क्वेश्चन जो आते हैं किस तरीके से आएंगे ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। रीजन इसलिए नहीं कि आप पूरी वीडियो देखो, रीजन ये है क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। तो पहले आप पढ़िए मुझसे, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आप एनालिसिस की पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये पता होगा कि पेट्रार्कन सॉनेट क्या होती है और शेक्सपियरियन सॉनेट क्या होती है। अगर नहीं पता तो मेरी सॉनेट की वीडियो है, बहुत ही डीपली है, वो जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत हम बता देंगे बीच बीच में, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें जरूरी है, पेट्रार्कन सॉनेट और शेक्सपियरियन सॉनेट जरूरी, बिकॉज शेक्सपियरियन सॉनेट इज ऑल अबाउट द 14 लाइन्स, 3 क्वार्टेन एंड 1 कल्प्रिट एंड दैट 1 कल्प्रिट इज जीजी। अगर राइम स्कीम की बात करें तो AB CD CD EF एंड GG। ये राइम स्कीम जो उनकी खुद की नहीं, हेनरी हॉवर्ड की है, जो कि अर्ल ऑफ सरे और अर्ल ऑफ सरे यानी हेनरी हॉवर्ड और याट एंड सरे दो लोग गए थे इटली में जा करके वो सॉनेट को वहां पे सीख करके जो है वापस आए थे इंग्लैंड में, और उन्होंने जो है सॉनेट को पब्लिश करना स्टार्ट किया। कुछ तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, कुछ तो उन्होंने खुद से लिखना स्टार्ट किया। ये है इसकी सॉनेट की एक हिस्ट्री जो कि इटली से आती है। इटली में कौन है, इटली में जाकोमो द लैंटनी थे, उसके बाद जो दाते एलेग्री आए थे, उसके बाद जो पेट्रार्क आए थे। फ्रांसिस्को पेट्रार्क इज वो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर बिकॉज उन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं ने जो है यहाँ पे एक ऑक्टेव और सेस्टेट का जो एक फॉर्मूला दिया था, ऑक्टेव में प्रॉब्लम और सेस्टेट में सोल्यूशन, वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ वो पता होना चाहिए, हालांकि मैंने बता दिया। वो वीडियो आप अगर डीपली देखना चाहो तो देख सकते हो, हालांकि उससे फायदा क्या होगा, आप थ्योरी में अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब पढ़ते हैं पोएट्री। देखिए शेक्सपियर ने नहीं लिखा, हाँ शेक्सपियर ने नहीं लिखा, ये ट्रांसलेटेड है। शेक्सपियर ने जो लिखा वो अलग है, वो यहाँ दिख रही है आपको, ये शेक्सपियर ने लिखा है। फॉर एग्जांपल व्हेन के बाद कॉमा नहीं लगाया शेक्सपियर ने, ट्रांसलेट में लिखा हुआ है। इन डिसग्रेस में जो एस है वो शेक्सपियर का नहीं है, वहां पे एफ है, ठीक है। अगर लास्ट 4th लाइन की बात करें तो लास्ट 4th लाइन में एक पक्षी यानी कि एक बर्ड का नेम है LARK, यहाँ लिखा हुआ है, लार्के लिखा है उन्होंने, ठीक है। ई वहां पे, यहाँ नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोमिनेंट चीजें, जैसे कि यहाँ पे वी होगा, वहां पे यू होगा। दिस इज ऑल अबाउट मेडिवल इंग्लिश। इसलिए कहता हूँ टुडेज वीडियोस में बहुत डीपली पढ़ाया जाता है। अगर आपके पास सब्र और आपके पास पेशेंस और इंटरेस्ट हो तो आप हमारे चैनल या हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, ठीक है। बहुत डीपली पढ़ाते हैं, एक ही जगह पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पे। चलिए सोनेट इज ऑल अबाउट द थीम। लव हो सकती है, सैड हो सकती है। हालांकि पहले तो प्रेज था, जाकोमो द लैंटनी ने जो है अपने जो कोर्टियर में जो फ्रेडरिक सेकंड थे उनके प्रेज में लिखा था, ठीक है। उसके बाद दाते एलेग्री और फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने उसको लव पे लिखा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने इसको यूथ और डार्क लेडी के जो है एब्सेंस में लिखा। अब देखिए मैं ये बता रहा हूँ 1609 में 154 सॉनेट पब्लिश हुई थी बाय थॉमस थॉर्पे, विलियम शेक्सपियर की 154 सॉनेट्स, लेकिन शेक्सपियर ने उसको पब्लिश करने के लिए नहीं लिखा था। हालांकि जब वो अपने गाँव, ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन से लंदन शिफ्ट होते हैं आफ्टर, आप ले लीजिए जो उनका जो लॉस्ट ईयर्स है
85 से लेकर 92 तक का, 1585 से 1592 का जो लास्ट ईयर्स है उस बीच उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, कुछ मिल नहीं रहा उनको, वही स्ट्रगल का टाइम है ये। 1590 के आसपास लिखा होगा। 92 में थिएटर बंद हो गया था क्योंकि प्लेग आ गया था। इस समय उन्होंने और ज्यादा लिखा है, इस शुरुआती टाइम में लिखा है, मुझे लगता है 1590 1591 के आसपास लिखा है उन्होंने, जब वो बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे। 1592 में जब आता है रॉबर्ट ग्रीन का पैम्फलेट, तब पता चलता है कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं ठीक है। तो उससे पहले तक वो स्ट्रगल लाइफ है उनकी, वही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये मैंने बहुत जल्दी बोल दिया क्या? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको पता होगी तो, ठीक है। हालांकि बगल में दिख भी रहा होगा, मैंने थोड़ा हेल्प करने के लिए आपको लगा भी दिया होगा। फर्स्ट लाइन इज ऑल अबाउट पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन सर? मानवीकरण, ठीक। कैसे? देखिए, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आईज। समझ में नहीं आया एक बात, व्हेन के बाद कॉमा क्यों लगा जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया? बिकॉज इसको बनाया गया है कंडीशनल क्लॉज, और आगे आपको मिलेगा मेन क्लॉज। दो तरीके से पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन में पूरी पोएट्री लिखी हुई है, एक सेंटेंस पूरा ही है, ठीक है। समझते हैं। अगर आपको मैंने एक लाइन बताई, इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप। अगर बरसात हुई तो फिर मैं अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ भाई साहब। तो जो पहला वाला सेंटेंस है, इफ इट रेन्स, दैट इज अ कंडीशनल क्लॉज। वो अगर हुआ तभी दूसरा होगा, वरना वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह शेक्सपियर जो है, पहले वाले जो लाइन्स है उसमें कंडीशनल वे में जाते हैं, लिस्टिंग ऑफ थिंग्स बताते हैं जो उनकी लाइफ में खराब चल रही है, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ में बाद में कुछ अच्छा भी होता है, वो बाद में आपको पता चलेगा। इसीलिए कंडीशनल से स्टार्ट होता है, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आईज। अब डिसग्रेस मतलब क्या होता है? डिसग्रेस मतलब होता है अपमान होना। भाई मेरा अपमान मत करो यार, अपमान हो जाना, अपमानित, लज्जित, ठीक, शर्मसार, ये सारे हिंदी वर्ड्स हो गए। तो ये हमारा जो पोएट है, हमारा जो स्पीकर, वो ऐसा फील क्यों कर रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन, वो ऐसा इसलिए फील कर रहा है बिकॉज उसका भाग्य, फॉर्चून, भैया उसका साथ ही दे रहा। मेंस आइज, ओहो, लोग देखते हैं, जज करते हैं मुझे, मेरे बैकग्राउंड, मेरे कपड़े, मेरे लुक, है ना, समझ रहे हो? तो वो दो चीजों की वजह से क्या कर रहा है? वो डिसग्रेस फील कर रहा है। दो चीजों को ध्यान रखिए, पोएट डिसग्रेस किन दो चीजों की वजह से फील कर रहा है? दैट टू थिंग्स आर, एक तो फॉर्चून और दूसरा मेंस आइज। और मेंस आइज को लिख लीजिए, नॉट ओनली दैट पीपल लुकिंग एट हिम बट ऑल्सो दे जजिंग हिम। वो उसको जज भी कर रहे हैं, सिर्फ देख ही नहीं रहे, उसको ताड़ ही नहीं रहे, कभी स्टेयर मोड में नहीं है, घूर नहीं रहे, उसको जज भी कर रहे हैं। अरे तुम हटो, कहाँ से आए हो, गाँव से, यहाँ थिएटर में यूनिवर्सिटी बिट्स वाले लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? वो वक्त था वो, ठीक है। समझ में आ गया? डिसग्रेस, तो फॉर्चून प्लस मेंस आइज, इन दोनों को मिलाएंगे, आपको डिसग्रेस इक्वल्स टू लिखना है, ठीक है। ये हो गया पर्सोनिफिकेशन लाइन है, याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्चून और मेंस आइज दो लोग इसको जो है क्या कर रहे हैं? डिसग्रेस कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये दो चीज लिविंग थिंग थोड़ी ना जो डिसग्रेस कर रही है, तो ये पर्सोनिफिकेशन में लिखा हुआ है, क्लियर। मेंस आइज में एक और आपको फिगर ऑफ स्पीच बताते हैं, वो सिंडकी। सिंडकी, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिंडकी? ये है क्या, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये? सिंडकी में क्या होता है, जब हमने बोला कि रेज ऑल द सेल्स, सभी सेल्स खोल दिए जाए, तो एक्चुअली मैं शिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे जो भी शिप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो किसी ग्रुप को ना डायरेक्टली बोलते हुए किसी दूसरी चीज से रेफरेंस करना, इसको सिंडकी बोलते हैं, ठीक है। आप सिंडकी को अलग से भी ज्यादा अलग से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे किसको किया जा रहा है? मेंस आइज। यहाँ पे जो मेंस है ना, वो स्टेबल, नोबल, पावरफुल, ठीक है, रिच, उनको बोला जा रहा है कि जो लोग ऑलरेडी स्टेबल हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक बॉलीवुड में नाम सुना है ना, नेपोटिज्म, ठीक है। उस तरीके से आप समझिए कि जो उस समय के लोग थे, शेक्सपियर को एक्चुअली हाथ नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। कैसा हाथ नहीं मिल रहा था? काम नहीं मिल रहा था, उनको पहचान नहीं मिल रही थी, उनको जो है पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा था मेन स्ट्रीम में, ठीक है। उनके वर्क को उस तरीके से लिया नहीं जा रहा था। समझ में आ रहा? क्लियर? तभी वो रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर्स, ठीक है। और रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं 1592 में, पैम्फलेट में आता है। चलिए, I all alone beweep my outcast state। तो फर्स्ट लाइन हमने समझा कि पोएट हमारा डिसग्रेस फील कर रहा है, सैड है, विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, क्योंकि उसे लगता है मेरा भाग्य सही नहीं है, मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ यार, ठीक है, मेरा भाग्य वैसा नहीं है, और मैं सब लोग मुझे जज करते हैं, ठीक है। और जब ऐसा होता है, पोएट अपने आप को आइसोलेट कर ले रहा है, अकेला कर ले रहा है। आई ऑल अलोन beweep my outcast state। अब अलोन करते वक्त भी एक चीज है जो आपको इस स्पीच में पढ़नी पड़ेगी, मुझे लगता है अगर आपको नहीं पता है तो बतानी चाहिए। आयम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज आयम्बिक पेंटामीटर? आयम्बिक समझिए पहले क्या होता है। आयम्बिक मतलब होता है दो स्लेब, एक वर्ड में दो स्लेबल होगा, पहला वाला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा वाला स्ट्रेस्ड होगा, द डम,
द डम मतलब डम को बोलने में वक्त लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, रुकना पड़ रहा है, और ड को बोलने में नहीं रुकना पड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 आयाम होंगे उस लाइन में, और डडम 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 की एक बीट में, एक रिदम में लिखा होगा। जैसे ये लिखा है, आई ऑल एलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ, आई ऑल एलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट। क्लियर हो गया? देखिए आपको जो जो डार्क में दिख रहा है वो है स्ट्रेस्ड, और बाकी का जो नहीं दिख रहा वो है अनस्ट्रेस्ड। इसे बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। क्लियर हो गया? अच्छा पढ़ा ना ये? नहीं पता था ना? चलिए ठीक है। ये बिकॉज शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज आयम्बिक लाइन्स, सो पावरफुल, बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आप मैकबेथ पढ़ लीजिए मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, देखिए वो भी पढ़ाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। आई ऑल एलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट। तो पोएट जो है अपने आप को आउटकास्ट कर लेता है। आउटकास्ट करना मतलब आउटकास्ट फील कर लेता है। कैसे? कहते नहीं कि किसी ग्रुप में यार मजा नहीं आ रहा तो लोग अलग हो जाते हैं, क्यों? अपने आप को रिलेटेबल नहीं महसूस करते। आउटकास्ट मतलब होता है बहिष्कार कर देना, किसी चीज से आप अबेंडेंट है या अबेंडेंट फील कर रहे हैं, या उस पर जो है आप रिलेटेबल नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे पोएट जो है किसी पर्टिकुलर कंडीशन या लोगों से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है, उन लोगों जैसा अपने आप को नहीं समझता है, तो वो अपने आप को आउटकास्ट फील कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये पोएट का अपना खुद का मानना है, उन्होंने कहा नहीं है दैट यू आर आउटकास्ट हियर। ठीक है, वो पोएट का खुद का मानना है, यहाँ पे हमें कोई और एविडेंस नहीं मिल रहा है, पोएट की खुद की अपनी मेंटालिटी है। ठीक है, आई ऑल अलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट। मैं अकेले में बहुत रोता हूँ। बीवीप इज क्राई फॉर समथिंग, किसी मैटर पे लैमेंटिंग करना, ग्रीफ, ठीक है, दुख प्रकट करना। बीवीप इज आर्काइक वर्ड ऑफ वीपिंग। ठीक है, टू वीप ओवर समथिंग। आउटकास्ट यानी बहिष्कृत, किसी चीज से अलग हो जाना। स्टेट मतलब क्या होगा? सिचुएशन या कंडीशन, किसी अवस्था पे, ठीक, किसी सिचुएशन में। ओके, क्लियर? ये पोएट की अपनी सेकंड लाइन में हमें एक फीलिंग पता चलती है। यहाँ पे एक थीम आपको पता चलता है। कौन कौन सी? एक तो मिलती है आइसोलेशन, बिकॉज आई ऑल अलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट, यहाँ थीम मिली हमें आइसोलेशन। दूसरा क्या मिला हमें? एक तरीके से सेल्फ पिटी मिलती है। अभी नहीं मिल रही है तो आपको फोर्थ लाइन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। देखिए पोएट्री में पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आपने ये पोएट्री लिख के रखी हो कॉपी में और आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। ये पहली चीज। दूसरा, ईयरफोन लगा होना चाहिए, और तो तीसरी चीज सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और इंटरेस्ट होना चाहिए, तब तो आपको मुझसे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। एंड ट्रबल डेफ हेवन। ट्रबल डेफ हेवन मतलब क्या हुआ? ट्रबल मुश्किल, कुछ सही नहीं लग रहा। एंड ट्रबल एक प्रॉब्लम है। डेफ हेवन, हेवन यानी स्वर्ग एक तरीके से, वो बहरा है। ओके, विद माई बूटलेस क्राइज। बूटलेस मतलब होता है एक तरीके से यूजलेस, किसी काम का नहीं। क्राई मतलब चिल्लाना होता है। ओके ओके, सो क्या मतलब निकल रहा है? एक्चुअली यहाँ पोएट किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में जा करके, जब कोई इंसान बहुत सैड होता है तो करता है क्या? भगवान को याद करता है। अब भगवान को सुनते नहीं है तो गुस्सा आ रहा है। पोएट हमारा एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कह रहा है एंड ट्रबल डेफ हेवन। एक तो ये स्वर्ग में बैठे जो लोग हैं ये सुनते भी नहीं है। अब यहाँ पे हेवन में आपको चीजें पढ़ाते हैं। देखिए, हेवन के दो सिंबॉलिकल मीनिंग होते हैं। एक तो हमारा क्रिश्चियनिटी, ठीक, ईसाई धर्म का जो अपना एक हेवन पैराडाइज है जहाँ पे उनके गॉड्स रहते हैं, ठीक, जीसस रहते हैं, जहाँ पे उनकी बहुत ही अच्छी जो ब्लिसफुल सोल्स रहती है, जो अच्छे ह्यूमन बीइंग की सोल्स वहाँ इटर्नल लाइफ तक रहती है, एंजल्स रहती हैं, उनको हेवन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? एक पोएट ने कहा व्हाट अ हेवनली ब्यूटीफुल साइड ऑफ द स्काई। अरे ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है, टरी मारा कि आसमान कितना हेवनली दिख रहा है। एक पोएटिक वे में सिंबॉलिक किसी चीज को प्रेज करने के लिए, डिग्री ऑफ उसकी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए उसने बोल दिया। यहाँ कौन सा वाला है? यहाँ जो है हेवन क्रिश्चियनिटी वाला है। कैसे पता चला मैं? क्योंकि आगे डेफ लिखा है। क्या लिखा है आगे? डेफ लिखा है। एंड दैट डेफ मेक्स हेवन समथिंग लिविंग, कुछ वहां पे है जो 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 लोग सुनते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो कौन लोग होंगे? वो स्वर्ग में लोग होंगे, यानी पैराडाइज में भगवान होंगे, एंजल्स होंगे, जो ह्यूमंस की प्रेयर सुनते होंगे। उसी को ही पोएट कह रहा है कि डेफ हो गए ये लोग। मेरी इतने मैंने क्राइस, इतने मैंने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना की है, उसका कोई रिजल्टेंट कोई सिचुएशन में बदलाव नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, क्राइस। अब देखिए, क्राइस समझिए, क्राइस में चिल्लाना होता है, लेकिन यहाँ बूटलेस क्राइस यानी कि वेस्टफुल प्रेयर्स, उसका कोई रिजल्टेंट नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं मिला, सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन प्रे नहीं लिखा पोएट ने, क्राई वर्ड लिखा, क्राइस लिखा। अभी एक बार फिर से प्रार्थना होगी भगवान की, लेकिन वहां पे क्राइस नहीं आएगा, आगे आएगा, देखिएगा, बताएंगे।
ठीक है, ध्यान देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी सब मैंने आपको एक एक वर्ड क्लियर कर दिया। एंड द फोर्थ लाइन इज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। मैंने कहा था सेल्फ पिटी आपको फोर्थ लाइन मिलेगा। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ अंडरलाइन करके लिख लीजिए सेल्फ पिटी। यहाँ पोएट अपने आप पे सेल्फ पिटी, दया खा रहा है एक तरीके से, ठीक है। लुक अपॉन माई सेल्फ, ऑब्जर्व ऑन माई सिचुएशन, ठीक है। एंड कर्स माई फेट, और मैं अपनी ही डेस्टिनी, अपने ही भाग्य को कर्स करता हूँ, ठीक है, शायद इसी से सही हो जाए। तो एक्चुअली पोएट क्या कर रहा है, अपने सिचुएशन को ठीक करने के लिए दो इनएफेक्टिव रेमेडी यूज कर रहा है। इनएफेक्टिव क्यों? क्योंकि सही कुछ नहीं हो रहा, तो इनएफेक्टिव रेमेडीज, इन दवाई समझ लीजिए। वो दो कौन सी चीज है? पहला तो क्राइस, ठीक, वो बूटलेस हो गई, और दूसरा आप कर्स। दो चीजों का इस्तेमाल करके वो अपनी फेट को, अपनी डेस्टिनी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो वो काम नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट। क्लियर? अब देखिए क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, तो आपकी राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। तो मेंस आइज, आइज से जो है स्टेट मिल नहीं रहा, लेकिन आइज से क्राइस मिल रहा है, स्टेट से फेट मिल रहा है, नहीं ए बी ए बी। क्लियर हो गया? राइमिंग स्कीम इसे कहते हैं, ठीक है। आइज, क्राइस सेम सेम, स्टेट, फेट सेम सेम। तो अगर आप आइज में ए लिखते हो तो आप वापस से क्राइस में ए लिखोगे, स्टेट में बी लिखोगे तो वापस से फेट में बी लिखोगे, इसीलिए ए बी, दैट इज राइमिंग स्कीम। तुकबंदी कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। अब क्या हो रहा है भाई, ये सब ये हो रहा है कि पोएट कह रहे हैं काश मैं अंबानी घर में पैदा हुआ होता तो जो है आज मैं यूट्यूब पे जो है पढ़ा नहीं रहा होता फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे की पैसा होता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा ठीक है। या पोएट किस कह रहा है? पोएट कह रहा है कि विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, कि मैं अपने आप को विश करता हूँ काश मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा अच्छा होता, तो मैं वेल्दी फैमिली से होता, तो एक उम्मीद होती, एक होप होती कि मैं आगे कर ले जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, इसको ड्राइंग करते हुए, वन मोर रिच इन होप को बॉर्न रिच हैव बेटर फ्यूचर, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, या फिर ब्राइट फ्यूचर लिख लीजिए। वन मोर रिच इन होप, वन मोर रिच, अगर मैं एक और रिच होने की विशिंग अपने आप को कर लूं कि मैं यार एक मेरी चीज पूरी हो जाए कि मैं रिच हो जाऊं, तो मैं अपनी होप को बरकरार रख पाऊंगा। जो मैं काम करना चाहता हूं, जो मैं ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट या फिर मैं सोनेटियर जो भी मैं बनना चाह रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना चाह रहा हूँ, मैं वो बन पाऊंगा। क्लियर? चलिए आपको ये वन मोर रिच नीचे से लाइन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फीचर्ड लाइक हिम, ओहो हो, एनवियस वाली थीम आ रही है, पोएट हमारा जल रहा है भाई साहब। यार मेरे पास वैसे लंबे लंबे बाल नहीं है, उसकी तरह मेरी स्मूथ स्किन नहीं है, उसकी तरह मेरी हाइट नहीं है, उसकी तरह मेरी जो है फिगर नहीं है, उसकी तरह मेरे पास जो है आईफोन नहीं है। देखो मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये क्या है कि फीचर्ड लाइक हिम, मतलब उसकी तरह फीचर्ड नहीं है मेरे अंदर, वो ब्यूटिफिकेशन यानी आउटर ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी तरह मैं नहीं दिखता, तो यहाँ ब्यूटिफिकेशन लिख लीजिए, आउटर ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस्ड, कहते नहीं है भाई हमारे चच्चा विधायक है मतलब कि दो तरीके से फ्रेंड्स कह रहा है वो। एक तो कह रहा है इकोनॉमिकल वेल्दी हूँ, उसके दोस्त ऐसे कोई फ्रेंड्स ही नहीं जो उसके पास इकोनॉमिकल वेल्दी हो, या फिर पॉलिटिशियन या हूँ, ठीक है, पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिकल पार्टी से हो, या फिर कॉन्टैक्ट्स हो अपर, तो फ्रेंड्स पोजेस्ड, वैसे उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। कह रहे हैं लाइक हिम, कोई है, हमारा जो हिम है वी डोंट नो अबाउट कि वो हिम सेकंड पर्सन कौन है, लेकिन उसकी तरह उसके फ्रेंड्स पोजेस नहीं है, पावरफुल नहीं है, ठीक है। पोजेस में लिख लीजिए इन्फ्लुएंशियल दो तरीके से, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल, ठीक है। यही से हमें एक लाइन समझ में आती, पोएट अपने आप को आउटकास्ट कैसे फील कर रहा है। लिख लीजिए इस लाइन से, जो फीचर लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस, यहां से पता चलता है हाउ ही फीलिंग आउटकास्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे लाइन में, डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। ओके, ये लाइन का मतलब क्या हुआ? डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट, दिस मैन्स आर्ट नहीं कि मुझे उस इंसान की जो है वो कलाकृति चाहिए, वो पेंटिंग चाहिए, भैया पेंटिंग तुम बना लो हमको लाओ, नहीं, ये नहीं है। दिस मैन्स आर्ट मतलब दिस मैन्स स्किल, उस तरह की जो उस मैन के पास स्किल है, एक बहुत अच्छा ब्लैंक वर्स लिखने की, या माइटी लाइन्स लिखने की, या फिर बहुत सा रिवेंज ट्रेजेडी लिखने की, हिस्टोरिकल प्लेज लिखने की, मैं यूनिवर्सिटी विश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस तरह की स्किल नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको डिजायर करता हूँ, ठीक है।
डिजायर यानी उसकी इच्छा रखता हूं, एंड दैट मैन स्कोप। अब यहाँ पे स्कोप का मतलब क्या हुआ? देखिए स्कोप के मतलब दो होते हैं। भाई मैं आजाद हूं, देखो मेरा क्या है कि मैं जब मन चाहूंगा तब शूट करूंगा, जब मन चाहूंगा तब पोएट्री पढ़ाऊंगा, जब मन चाहूंगा तब मैं अपलोड करूंगा। ये मैं अपनी आज़ादी बता रहा हूँ। दूसरी आज़ादी भी मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास एबिलिटी है, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, वैसा कोई जो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। हालांकि मैंने खुद की तारीफ कर ली, ठीक है। दोनों मतलब यही है इसके। क्या है स्कोप में? पहला मतलब फ्रीडम और दूसरा है टैलेंट एंड एबिलिटी। क्लियर हो रहा है? तो ये स्कोप का मतलब है। तो पोएट क्या कह रहा है यहाँ पे? दैट्स मैन स्कोप। किसी के पास है फ्रीडम उसके नोन में, जिसके पास फ्रीडम भी है कुछ भी प्रिंट कराने की, कुछ भी प्ले करवाने की, कुछ भी जो है थिएटर में चलवा लेने की, हो सकता है वो थिएटर के मालिक से संबंधित हो, ठीक है। जेम्स बर्बेज का कोई जो है बहुत अच्छा बहुत जो है जानकार हो, है ना, समझ में आ रहा है। तो जेम्स बर्बेज क्यों? क्योंकि जेम्स बर्बेज का थिएटर था द थिएटर, वो पैसे पहला थिएटर आया हुआ है, ठीक है, इसलिए बताया मैंने आपको। फ्रेंड्स पोजेस्ड दैट मैन स्कोप। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक कौन कौन सी? फीचर लाइक हिम, ये तो उतना नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स पोजेस्ड और डिजायरिंग दैट मैंस आर्ट, दैट मैंस स्कोप, ये सब क्या है? ये द फीलिंग ऑफ एनवियस। यहाँ पे हमें एक इमेजरी मिल रही है, एक पर्सन की हम माइंड में इमेज बना पा रहे हो। पर्सन कैसा? पर्सन ऑब्सेस्ड विद स्टेटस, वेल्थ एंड सक्सेस। एक इंसान है जो ऑब्सेस्ड हो गया इस चीज को पाने के लिए। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट। हाँ एक चीज है जो यहाँ पे मैं कंटेंटेड हूँ, क्या हूँ मैं? सेटिस्फाइड हूँ। एक चीज है मेरी लाइफ में वैसे, विद वन एटलीस्ट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, अ सोल्यूशन ऑफ इस ऑल मिजरी, ऑल पेन एंड प्रॉब्लम्स। कोई है सोल्यूशन भाई हमारे पास, हमें पता नहीं है। 9th लाइन, Yet in these thoughts myself almost despising। मैंने कहा था ना कि पेट्रार्का ने आपको पता होना चाहिए, अब बताता हूँ कैसे। यहाँ पोएट की जो है एक राइटिंग स्टाइल में जो थीम है उसमें शिफ्टिंग देखने को मिलती है, एंड दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज अ वोल्टा। वोल्टा, व्हाट इज वोल्टा? वोल्टा क्या होता है? एक ऑक्टेव लाइन जो 8th लाइन होती है उसके बाद एक शिफ्टिंग देखने को मिलती है हमें पोएट की थीम पे, पोएट के कॉन्शियस माइंड पे। वो थीम पहले से अलग जा रही होती है, ठीक है। अलग से पहले सैड हो रहा तो अच्छा से जो है हैप्पी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेस्टेट। यही वो चीज है जो पेट्रार्क ने किया था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था पेट्रार्कन सोनेट आपको पता होना चाहिए। पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल अबाउट 2 सेक्शन, दैट इज वन इज ऑक्टेव एंड अदर वन इज सेस्टेट। ऑक्टेव में होती है प्रॉब्लम, दैट इज 8 लाइन, एंड सेस्टेट में होती है सोल्यूशन, दैट इज 6 लाइन। यहाँ पे आपको ऑक्टेव एंड सेस्टेट देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम आपको 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि राइम स्कीम में थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो बताएंगे हम आपको। अब येट का मतलब क्या हुआ? ये चीजें रहती हैं लेकिन हमेशा नहीं रहती है। हालांकि कुछ चीजें हैं। येट इन दीज थॉट्स, कौन सी थॉट्स? जो ऊपर 8th लाइन में है, दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। सिचुएशनल है। तब तक जब तक मैं सोच रहा होता हूँ, अपने आप से इतना घृणा कर रहा होता हूँ, इस सिचुएशन, घृणा कैसे आया? डिस्पाइजिंग। डिस्पाइजिंग मतलब होता है टू हेट समथिंग और समबडी, किसी चीज से या किसी इंसान से, किसी चीज से हेट करना। जब मैं अपने आप से कर रहा होता हूँ, अपने आप के सिचुएशन पे, अपने फेट पे मैं डिस्पाइजिंग कर रहा होता हूँ, बाय एनी चांस, तब तक क्या होता है? क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। इट इन दीज थॉट, इन सभी विचारों में, कौन से विचारों में? विद व्हाट आई एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, कि मेरी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ में क्या है ऐसा जो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। हाँ क्या है ऐसा जब मैं ऐसा कुछ सोच रहा होता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ अच्छा है भी कि नहीं है? हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। हैप्पीली, नॉट हैप्पीली, इट्स हैप्पीली, दोनों में फर्क है। खुशी से नहीं, बाय एनी चांस है इसका मतलब। हैप्पीली HAPPLY इसका मतलब होता है बाय एनी चांस या परहैप्स। ये पोएट ने जानबूझ के नहीं किया, क्या सबकॉन्शियसली उसने सोचा है, कॉन्शियसली नहीं सोचा है किसी इंसान के बारे में। हैप्पीली ऑन, क्या कह रहे हैं? हैप्पीली आई थिंक ऑन दी मतलब यू, बाय एनी चांस किसी तरीके से मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता है, ठीक है। अब ये तो भाई उनको समझ में आ रहा होगा जिनके पास बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होंगे, उनके मॉम एंड डैड, या फिर कभी कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तुमको पता है जान, तुमको पता है ये हुआ आज ठीक है, समझ में आया? बाय एनी चांस, तो किसी तरीके से लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम में किसी का ख्याल आ जाना, बट वो सोच के ना आना, ठीक है। फोर्सफुली नहीं किया मैंने किसी को याद, वो बाय एनी चांस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। अब देखिए ये सिचुएशन में नहीं जा रहा है, ये सिचुएशन में नहीं जा रहा। देखिए माई स्टेट लिखा हुआ है, हम ऊपर चलते हैं, सेकंड लाइन में माई आउट का स्टेट था,
यहाँ नीचे हम आते हैं तो लिखा है माई स्टेट। जब हमने स्टेट के पहले एक सेल्फ प्रोनाउन देखा है दैट इज माई, चीजें बदल गई। चीजें क्या, पोजीशन बन गया। अब नॉट इज नॉट ओनली सिचुएशन, इट्स ऑल्सो पोजीशन। उसकी अपनी एक पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ मैन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, उसकी अपनी पोजीशन क्या हुई, स्टेटस क्या हुआ उसका। लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग, ये सिमली है, कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को बताने के लिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिमली यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच को कि लाइक टू द लार्क। अब लार्क कौन है? लार्क एक प्यारी प्यारी पे छोटी सी प्यारी प्यारी सी एक चिड़िया है जो कि सुबह सुबह उठती है। यही सेम वर्ड जो है लार्क, जो पक्षी का नेम है, यही जो है जॉफ्री चौसर ने अपने वर्क द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें जो है आपका जो नाइट का टेल का सेक्शन है, अगर शुरू से लाइन काउंट करते हैं, प्रोलॉग से लेकर के, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स से लेकर के काउंट करते हैं, तो लाइन नंबर 1491 पे आपको एक लाइन देखने को मिलती है, वो आपको यहाँ दिख रही है, द बिजी लार्क के मैसियागर ऑफ डे। ठीक है, ये लाइन वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो जॉफ्री चौसर ने लार्क पक्षी को क्या कहा है, कहीं क्वेश्चन में आ गया तो उसको मैसेंजर ऑफ द डे कहा है। क्या कहा है? मैसेंजर ऑफ द डे। एंड किस वर्क में कहा है? अपने कैंटरबरी टेल्स में कहा है। अगर स्टार्टिंग से काउंट करें तो मैंने आपको लाइन नंबर बता दिया, अगर केवल नाइट की टेल पे काउंट किया जाए तो उसकी लाइन नंबर होगी 633। सर जी बहुत डीपली पढ़ते हैं। हाँ, द बिजी लार्क के मैसेंजर ऑफ द डे, ये लाइन थी। ठीक है, मैसेंजर ऑफ द डे बोला है बिकॉज ये सुबह सुबह यानी 4 डॉन एट द डॉन टाइम में सिंगिंग करती है। तो मैसेंजर ऑफ द डे यानी कि फार्मर्स हो गए या फिर कोई विलेजेस को जो है एक तरीके से ये हेल्प करते हैं उनके डे को स्टार्ट करने में। बहुत सूदिंग फीलिंग, एकदम एक चीयरफुल फीलिंग मिलती है। ठीक है, एक तरीके से समझ में आ गया आपको। तो वो जो मेंटल स्टेट जब लोगों का उस बर्ड से चेंज होता है, सेम ऐसा ही जो है पोएट का हमारे किसी पर्सन को बाय एनी चांस सोच करके उसकी जो स्टेट थी वो चेंज हो गई है, जो उसकी पोजीशन है, मेंटल पोजीशन है, या फिर उसकी खुद की अपनी जो पोजीशन वो चेंज हो रही है। कैसे हो गई? लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द समझ में आ गया ना, मॉर्निंग डे यानी मैसेंजर ऑफ द डे। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द डे, अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ। देखिए, अब सलन अर्थ को समझने के लिए आपको प्लाइट ऑफ दिस बर्ड समझना पड़ेगा, यानी कि उसकी उड़ान के तरीके को समझना पड़ेगा। ये केवल बैठ के नहीं गाना गाती है, जो हमारी इस तरीके हमारी एक और बर्ड है जिसको हम लोग गौरैया कहते हैं, आई थिंक शायद, हाँ, या फिर बुलबुल कहते हैं। ठीक है, जो बैठ के गाना गाती है यूजुअली। ठीक है, ये बैठ के गाना नहीं थी, ये उड़ते उड़ते हुए भी गाना गाती है। ठीक है, जब ये उड़ रही होती है स्काइज में तो भी ये गाना गाती है फ्रॉम, और ज़्यादातर ऐसे उड़ते हुए गाना गाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लिखा हो यहाँ पे, फ्रॉम माई स्टेट लाइक द लार्क ऑफ द ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ। ठीक, फ्रॉम सलन अर्थ। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताते हैं, जो सलन अर्थ के बाद जो ब्रैकेट क्लोज लगा हुआ, जो पैरेंथेसिस है जो वहाँ पे बंद हो रहा है, एक्चुअली शेक्सपियर ने वहाँ पे बंद नहीं किया। ये जो है ट्रांसलेशन जब इसका हुआ है बाद में, तब ये वहां पे आया है। अदरवाइज ये जो है इसका जो ब्रैकेट था वो अराइजिंग पे ही बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको अर्थ पे लाके बंद किया गया है, बिकॉज मीनिंग थोड़ा सा ज्यादा जस्टिफाइड लग रही है, थोड़ा सा ज्यादा कंसाइज मैंने में समझ में आ रहा है। फ्रॉम सलन अर्थ। अब सलन मतलब क्या होता है? सलन मतलब होता है आपका किसी एक पर्सन का मेंटली जो स्ट्रक्चर है उसमें चिचड़ा है, उदासीन भाव है, उस सलन अर्थ। अब सलन अर्थ से हेवन की ओर एक प्रेज को ले जाना, प्रेइंग करते हुए ले जाना। कौन ले जा रही है? लार्क बर्ड ले जा रही है। विलियम शेक्सपियर ने अपने ओवरऑल द वर्क में 60 से ज्यादा डिस्टिंक्ट पक्षियों का यूज किया है, 60 से ज्यादा। ठीक है, मैकबेथ में ही जो आपको रेवन मिल जाएगा और एक आपको और मिल जाएगा, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, जब जो है डंकन आते हैं मैकबेथ के घर पहली बार आते हैं, तो एक चिड़िया की जो है वहां पे बात हो रही होती है। ठीक है, तो 2 तो वहीं पे आपको मिल जाएगा, मैकबेथ नहीं। पूरा ओवरऑल जो है 60 से ज़्यादा जो है विलियम शेक्सपियर ने पर्टिकुलर वर्ड का डिस्टिंक्ट नेम यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको लार्क देखने को मिल रहा है। तो आपने यहाँ देखिए क्या देखा कि फ्रॉम सलन अर्थ, इस धरती की उदासीन भावना से, उदासीनता से एक प्यारी पक्षी जो है गीत गाते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में, हेवन की ओर गाते हुए उड़ती है। ठीक है, उस तरीके से सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट। देखो लिखा हुआ है सिंग्स हाइम्स, हाइम्स मतलब होता है प्रेयर्स। ठीक, एट हेवंस गेट। अब देखिए यहाँ पे पोएट का मेंटल स्टेट तो चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन गॉड को लेके भी चेंज हो गया। पहले गॉड को क्राइस्ट यूज किया था उसने। ऊपर देखिए
थर्ड लाइन में माय बूटलेस क्राइज, गॉड के लिए आ रहा है, हेवन के लिए आ रहा है, चिल्ला के प्रार्थना हो रही है। और नीचे क्या आ रहा है, सिंग्स हाइम्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेयर एंड हाइम्स। प्रेयर में आप किसी डिमांडेबल या सिचुएशनल वे में आप प्रेयर करते हो, भगवान मोहन जी मेरे पास करा दो, आज इस बार लास्ट टाइम पढ़ रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले कर रहे होंगे ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। हाइम में चीजें भजन में हो जाती है, भगवान का प्रेस करते हो, गुनगुनाते हो, यू डोंट डिमांड एनीथिंग। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड हाइम्स। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट, कौन जा रही है? हमारी प्यारी लार्क जा रही है, चिड़िया जा रही है, ठीक है। वो हेवेंस गेट को द वे शी फ्लाइज अप फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में, उस तरीके से वो बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, मुझे लगता है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट 2 लाइन्स बची हमारी। फॉर दैट स्वीट लव रिमेंबर सच अ वेल्थ ब्रिंग्स। ओके, फॉर दैट स्वीट लव, फॉर योर स्वीट लव। अब फिर से ये कोई पर्सन है जहां पे वो दी आया था, जिसके बारे में आई प्ले आई थिंक ऑन दी, उसी के लिए यहाँ पे आ रहा है फॉर दाय स्वीट लव, तुम्हारा जो प्यारा, स्वीट लव प्यारा प्यार है, ठीक है, मीठा प्यार एक तरीके से। फॉर द स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, वो सारे वेल्थ वापस से मुझे याद आ जाते हैं, वो सब कुछ मुझे वापस से मिल जाता है जो मैं पाना चाहता था। मतलब कि प्यार एक ऐसी भावना है अभी प्रेजेंट टाइम में पोएट के माइंड में, जो किसी प्राइसलेस वेल्थ से कम नहीं है उसके लिए, ठीक है, लिखा ना, फॉर दैट स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, वो सारी संपत्ति वेल्थ मुझ में वापस से आ जाती है, वो सेटिस्फैक्शन, हाँ मेरे पास इतना भयंकर सच्चा प्यार तो है ना। एक रील्स में देख रहा था, उसमें था कि अगर किसी मर्द के पास जो है 1 रुपया भी ना हो, तब भी वो अपनी जेब में जो है अपनी वाइफ की वफा डाल करके कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ समझ में आया ना, वफा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पोएट कह रहा है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए किसी बहुत बड़े वेल्थ से कम नहीं है, वो सब मुझे वापस याद आ जाता है। और थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मोड में जाकर क्या कह रहे हैं, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, तब तो मैं अपनी जगह किसी राजा को भी नहीं देना चाहता, मैं घृणा करता हूँ भाई किसी को अपनी जगह देने से, मुझे तुम्हारा प्यार बहुत प्रिय है, प्राइसलेस है। देखो क्या कह रहे हैं, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज, मुझे घृणा है इस बात से, आई हेट, आई डोंट वांट, ठीक है, आई डोंट वांट टू चेंज माय स्टेट माय पोजीशन टू द किंग्स। अब वो किंग से कंपेयर कर, देखिए पहले तो उसको फ्रेंड्स पोजेस चाहिए थे, पहले तो उसको जो है बहुत अच्छे जो है स्किल्स चाहिए थी, किसी की जो है उसे फीचर चाहिए था। नाउ अब लास्ट के 6 लाइन में वो अपने आप को इतना ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर कर रहा है कि वो किंग से कंपेयर करते हुए कह रहा है कि भाई मैं किंग को भी अपनी जगह नहीं देना चाहता, हालांकि किंग के पास वेल्थ कम नहीं होती, ठीक है। तो अब समझ में आया द शिफ्टिंग इन टोन इन लास्ट 6 लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम ओवरऑल बनती है हमारी, वो होती ए बी ए बी सी डी सी डी, यहाँ तो ठीक था, जो कि है भी शेक्सपियर के जो ऑल द पोएट्रीज में जो यूजुअली उनकी होती है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट की जो 6 लाइन में उसमें ई बी है और एफ एफ जो कपलेट है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये इन्होंने रिपीट किया है एक्चुअली होती क्या थी, यहाँ पे होती थी ए बी सी डी ई एफ। ऑक्टेव वाली लाइन से कोई संबंध नहीं होता था, यहाँ पे संबंध दिखाया गया। ई बी अगर लेते हैं हम तो हमें कौन सी लाइन देखने मिलेगी, जो ये बी वाली लाइन है, जो स्टेट है और हेवन गेट है, ये स्टेट और गेट आपका डायरेक्टली ऊपर जाता है, फिर से मैच करता है स्टेट और फेट से, यानी फेट यानी कि किसी की डेस्टिनी और हेवंस गेट, समझ में आ रहा है कितना रिलेटेबल ऊपर उसने अटैच करवाया है कि अब उसकी जो फेट थी अब वो हेवंस गेट पे है। देखिए कितना अच्छा है, अभी तक नहीं थी ऊपर, अब है, इसलिए उसने ऊपर वाले में ऐड कराया है, ऑक्टेव में ऐड कराया राइमिंग स्कीम को। ये बहुत अच्छी जो है राइमिंग स्कीम उन्होंने खेली। चलिए एक और चीज लीजिए, फिगर ऑफ स्पीच कहीं कहीं पे आई है, डेफ हेवन पे आपकी जो है पर्सोनिफिकेशन आई है, क्योंकि हेवन को डेफ बोला गया है इसलिए पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। वीडियोस मैंने सारी राइमिंग स्कीम लिखी हुई है, अगर कोई होगी तो आपको वहां पे मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं इसकी क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि डिफाइन द टर्म ऑफ सोनेट इन द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सोनेट, सोनेट नंबर 29, तब आपको सोनेट डिफाइन करना पड़ेगा, तब आपको उसकी हिस्ट्री डिफाइन करनी पड़ेगी,
पेट्रार्कन स्वयं डिफाइन करनी पड़ेगी, शेक्सपियरियन स्वयं डिफाइन करनी पड़ेगी, और इस पोएट्री में पेट्रार्कन और सोनेटियन दोनों को दिखाना पड़ेगा, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन दोनों, क्योंकि पेट्रार्कन का इसमें क्या है, ऑक्टेव और सेस्टेट है, और शेक्सपियर के इसमें क्या है, 3 क्वार्टेन और जो 1 कपलेट, ये इसका है, और क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जो कि शेक्सपियर का है। ठीक है, पेट्रार्क का जो सोल्यूशन और प्रॉब्लम और सोल्यूशन है यहाँ पे, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस एनालिसिस की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप में मैसेज करिए। पीडीएफ पेड होगी, इतनी महंगी नहीं होगी कि हाँ आप जो है अफोर्ड ही ना कर पाओ। 10, 20, 30, 40 रुपए के आसपास रहती है, डिपेंड अपॉन द टॉपिक एंड द प्राइस एंड द पेजेस। ठीक है, आई होप आपको जो है पढ़ के मुझसे अच्छा लगा होगा, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। The now comment box is yours. Till then, keep studying and keep watching this channel, and don't forget to subscribe.